जट साहब पहले तो ये बताइएगा, क्या बदमाशी पहले की वकालत से या बाद में की? वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रही है, लेकिन आजिज़ी के लेवल पे कभी भी अपने से नीचे के साथ बदमाशी नहीं की। हमेशा उस लेवल पे की है जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते। कि आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो आप कह रहे हैं 9 मई आपके साथ पहले गुजर चुकी थी। मेरे घर में CIA की जनाब रेड करवाई गई और मेरा घर तोड़वाया गया। ये तो 9 मई के बाद लोगों ने सीन देखे हैं, मेरे साथ तो 9 मई से पहले ही हो चुका है। मैं उनको इमरान अहमद खान नियाजी साहब को मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोफेसर है, वो मैं उनको सियासतदान नहीं समझता। ज़िंदगी में टारगेट ये है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरी दुनिया से जाने के बाद भी लोग ये कहें कि यार चंगा आदमी से। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जट साहब, और फैसल जट साहब से हम मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करेंगे। फैसल जट साहब की लव स्टोरी स्पेसिफिक हम ज़रूर डील करेंगे, इसमें ज़रूर बात करेंगे उसके ऊपर। इनके घर वालों का कैसा राब्ता है, एक ट्विस्ट आपको इसमें भी मिलेगा। हम बात करेंगे कि फैसल जट साहब पहले बदमाश थे वकील बनने से या वकील बनने के बाद बदमाश रहे, इसकी भी बात करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे फैसल जट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जट साहब, पहले तो ये बताइएगा, क्या बदमाशी पहले की वकालत से या बाद में की? देखिए, बदमाशी एज सच, बदमाश का जो वर्ड है ना, ये होता है कि जो जिसका मुआश का जरिया बद हो, यानी कि बुरा हो। तो इन सेंस के अगर बुरे सेंस में तो कभी कमाई नहीं की मैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से लेके एंड तक हलाल रोज़ी कमाई है, और हलाल रोज़ी को ही तवज्जो, उसको ही मरकूज़ रखा है मैंने अपनी तवज्जो। बदमाशी इन सेंस अगर आप कहते हैं कि तहका, किसी से डरना ना, किसी से खौफ ना खाना, लड़ाई झगड़े, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रही है, लेकिन आजिज़ी के लेवल पे कभी भी अपने से नीचे के साथ बदमाशी नहीं की। हमेशा उस लेवल पे की है जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते। वकालत से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी में रहा हूँ, मेहनत की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था। अगर बदमाशी का लेवल आप चेक करना चाहें तो वैसे तो मैं MU कॉलेज में रहा हूँ। 2002 में मैं MU कॉलेज में था और MSF का मेंबर था। उस वक्त अफजाल गुज्जर सदर हुआ करते थे। अच्छा। तो सनी प्रिंस और ये वसीम सब उसका हिस्सा थे। हम वहाँ बैठते थे, अरशद गुज्जर, विकी गुज्जर और मैं होता था, नाजिम हमारा दोस्त था। तो वहाँ पे भी हम बैठे हैं। लेकिन जो असल आपने अगर बदमाशी का टेस्ट करना हो तो वक्त के गवर्नर के साथ मत्था लगाना ये हर किसी का काम नहीं है। मैंने वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर साहब थे, जो गवर्नर थे, पार्टी का हिस्सा थे। उनके साथ रहते थे तो मत्था? जी, उनके साथ मैं रहा हूँ। इवन के 2 साल तक वो जब गवर्नर रहे, उनके साथ गवर्नर हाउस में भी रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वक्त के गवर्नर जब वो काम ना करें और उसको पॉइंट आउट करना और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये शरीफ आदमी का मेरा नहीं ख्याल के काम है। तो मैंने वो भी किया और हक और सच की बात की। उस बिना पर मेरे घर में CIA की जनाब रेड करवाई गई और मेरा घर तोड़वाया गया। ये तो 9 मई के बाद लोगों ने सीन देखे हैं, मेरे साथ तो 9 मई से पहले ही हो चुका है। इमरान खान साहब के दौर में? जी, इमरान खान साहब के दौर में। फिर भी आप उनके इतने बड़े फैन हैं, और हालांकि आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो आप कह रहे हैं 9 मई आपके साथ पहले गुजर चुकी थी। जी जी, फिर भी आप उनके फैन हैं, क्यों? उनकी फ़ैन फॉलोइंग ये है कि वो, मैं उनको इमरान अहमद खान नियाजी साहब को मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोफेसर है। वो मैं उनको सियासतदान नहीं समझता। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे मैंने क्या सीखा है कि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में होती है, कामयाबी अल्लाह देता है। और इंसान हार उस वक्त मानता है जब वो हार मान जाए, यानी कि तब तक वो हार नहीं मानता अगर वो मान ना जाए, तस्लीम ना कर ले। तो ये चीज़ें उनसे सीखी हैं, इसलिए मैं उनको अपना लीडर भी मानता हूँ, उस्ताद मानते हैं, उस्ताद भी मानता हूँ। वो उनको मैं प्रोफेसर कहता हूँ। वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। इस वजह से उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गवर्नरशिप जब थी उनकी चौधरी सरवर साहब की, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम। एज पॉलिटिशियन फॉलो नहीं करते इमरान खान को? एज पॉलिटिशियन भी फॉलो करते हैं, एज ए उस्ताद भी फॉलो करते हैं। मतलब उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हमारे लिए ऐसा है कि लोग ये समझते होंगे यार कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। वैसे तो मैं उनको इसलिए मानता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि मेरे लीडर जो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से मैं उनका फॉलोअर हूँ। और इस वजह से उनका फॉलोअर हूँ कि जब वो मदीना और मक्का की रियासत, जब वहाँ पर कदम रखने जाते हैं तो अपनी जूती उतार देते हैं। तो ये आजिज़ी का एक लेवल है कि इस वजह पर ही मैं अगर कुर्बान हो जाऊँ ना, तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी चीज़ है। पूरी ज़िंदगी लगा देंगे जी। कि कहीं पार्टी में कहीं मौका मिला, किसी और पार्टी में बड़ा खुदा ऑफर हुआ, नून लीग पीपल्स पार्टी से चले जाएंगे? आप ये देखें कि अब मेरी इमरान खान साहब के साथ तस्वीर वक्त की वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा लगा कर ये कह रही हैं कि ये देखें जी इंतशारी है। तो वो जो इंतशारी कह रही है वो तो आप छोड़ देना, कि एक वज़ीर आला अपने स्टेटस पे लगा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। तो मैं इसलिए इतना खुश हो गया हूँ कि मेरे अंदर इतनी खुशी आ गई है कि कम से कम खान साहब कल देखेंगे, वो ये तो कह सकेंगे कि मरियम ने तस्वीर लगाई थी कि चलो यार फैसल जो है ना ये मेरा सपोर्टर है। सिर्फ इस बात पे ही मेरे पैसे पूरे हो गए।
क्या बात है। अच्छा, ये अभी हमने बातें कर ली हैं, पहले बात कर लेते हैं आपके बचपन पे। आपने कौन कौन से काम किए हुए, वकालत तक कैसे पहुंचे, ये सारी बात बता दें। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने मेहनत जो की है ना, ये शुरू दिन से, हम कहते हैं लोग अक्सर वकालत के शोबे में आते हैं, कहते हैं जी हंसी जद्दी पुश्ती अमीर ना। जद्दी पुश्ती कोई अमीर नहीं होता। कहते हैं जो अपनी औकात भूल जाए ना, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, मेरे दादा हैं चौधरी उमरदीन, जो इंडिया बागड़ियाँ गाँव से उनका ताल्लुक है, और उनके वालिद जो मेरे परदादा हैं जमीयत खान, सिख से मुसलमान हुए थे। हमारी पहले सिखों से फैमिली थी, सिखों से मुसलमान हुए, और बागड़ियाँ गांव में जब पाकिस्तान और ये अलहदा होने लगा था, हमारा पूरा ख़ानदान वहाँ पे शहीद हो गया। हमारी ज़मीनें भी थी, हमारे माल डंगर भी थे। सिर्फ वाहिद एक शख्स जो मेरा दादा है चौधरी उमरदीन, वो भी आर्मी में थे, वहाँ से इंडियन आर्मी में थे, वहाँ से अंग्रेज़ों के। जी बिल्कुल। जो उस वक्त बर्रे सगीर पाक व हिंद में जो आर्मी थी उसके उनका हिस्सा थे। जब वो यहाँ पर हिजरत करके आए तो अकेले नंगे पाँव आए, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़े थे तन पे, और आके उन्होंने सजदा किया यहाँ पर, और गुजरांवाला में, वांडो गांव में, काली सूबा में आबाद हो गए, और इमाम मस्जिद रहे। उसके बाद फिर आगे सीन चला। मेरे वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब भी जुड़वा भाई हैं, मेरे वालिद साहब आर्मी में चले गए। अच्छा, जुड़वा भैया? जी, जुड़वा हैं। एक मेरे जो ताया हैं वो पटवारी हैं, मेरे वालिद साहब आर्मी में थे। अच्छा, पटवारियों के खानदान से भी हैं इन उस सेंस में आप पटवारी ना कहें, जो पटवारी ड्यूटी करते हैं उस पे कहें, डबल बात हो गई जी। तो मेहनत मैंने ये की है कि हम किराए के घर में रहते थे। लाहौर में जो खोखर टाउन का एरिया है, बिलालगंज का, वहाँ के मैं जमपल है हमारी, वहाँ पे आपकी पैदाइश? जी, वहाँ पर पैदाइश हुई, वहीं पर हम पले बढ़े, और मैट्रिक भी वहीं से किया, इस्लामी स्कूल मोनी रोड लाहौर से। ठीक है। जब मैंने मैट्रिक किया, 8वीं क्लास में था, तो मेरी वालदा ने मुझे पढ़ाई से हटा दिया। उन्होंने कहा यार काम नहीं करता, ये हड हरामी करता है, फिरता है, शिकायतें थी। मुझे उन्होंने साइकिल स्टैंड जो कचहरी में है, आज भी वो ठेकेदार मौजूद है, इशफाक ठेकेदार वहीं पर मौजूद है, मैं उसके पास काम पर लगा, और उसने मुझे ख़र्चा देता था रोज़ का, चाय लाना, ये चीज़ें करना। मैंने वहाँ मेहनत की। ठीक है। वकालत का ख्याल उसी दिन से पैदा हो गया जिस दिन जब मुझे लॉयर्स आके कहते थे कि यार ये छोटे बाइक निकालो यार, इस पर कपड़ा मार दो यार, ये कर दो। अच्छा। तो मैंने किया। उससे पहले भी जब पढ़ाई थी तो वालिदा ने हमें आदत डाली हुई थी कि आपने नहीं, अच्छा लगा था ये चीज़ कि ये वकील होता है, बड़ी पर्सनैलिटी होती है, और काला कोट होता है, या तो जिद बन गई कि यार ये मुझे आके कहते हैं? जिद नहीं बनी, कामयाबी की तरफ जाना था। जिस बंदे ने आगे बढ़ना होता है ना, वो ये नहीं देखता कि ऊंची चीज़ें हैं या मुश्किल चीज़ें हैं, पानी ने अपनी जगह खुद बना लेनी होती है। बिल्कुल नहीं, दो वजह होती है ना, एक होता है इंस्पायर हो जाना, एक होता है जिद बन जाना। इंस्पायरिंग ये थी कि मुल्क बनाया है एक वकील ने, कायदे आज़म को पढ़ा देखा। अच्छा, इस वजह से? जी, ये भी था कि एक वकील वो मुल्क बना सकता है, तो यार फिर कानून, पावर का शौक था कि पुलिस वालों, फिर जब मैं कचहरी में आया तो मुझे पुलिस में जाने का शौक था, इंस्पेक्टर बनने का शौक था। अच्छा। लेकिन जब मैं वहाँ आया मैंने देखा लो जी ऐसा चलो भी चपेड़ा पै रही हैं ऐसा ही भी लंबे पाया है। मैं कहा यार ये कौन है, काले कोट वाले, डरते नहीं किसी से। फिर मैंने सोचा नहीं यार वकील बनेंगे। फिर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने वालिदा को कहा कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा नहीं, आपने अगर पढ़ना है तो अपने खर्चे पे पढ़ेंगे, घर का जो सर्किट है वो ऐसे ही चलेगा, आपने खर्चा देना है और सर्किट चलेगा। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने फिर प्राइवेट ही एग्ज़ाम भेजे, मैंने दाखिला भेजा, और उस वक्त मेरे साइंस में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो रखी मैंने। 2 महीने में तैयारी की और मेरे नंबर 650 में से मेरे 650 नंबर थे। ठीक है। तो घर में खर्चा दे रहे थे उस वक्त? घर में खर्चा भी दे रहे थे, पढ़ाई भी कर। ठीक है। इससे पहले वालिदा ने आदत डाली हुई थी बुक बाइंडिंग, जहाँ पे कुरान पाक बनते हैं। वो एक कंपनी है आज भी खोखर टाउन में, वो काम करते हैं, कुरान पाक जहाँ बनते हैं, सिलाई होते हैं, बाइंडिंग होती है, वो काम भी मुझे आता है। ठीक है। वो भी मैंने किया हुआ है। फिर जब ईद आ जानी तो ईद वाले दिन आलू चने लगा लेने बाहर कि जनाब चलो कोई खर्चा आएगा ईद के दिन। ठीक है। तो वो आलू चने बेचने हैं। मैंने गर्म अंडे भी बेचे हैं जनाब, मैंने अंडे अपने इलाके में बेचे हैं। लोग बताते हुए शर्म महसूस करते हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र होता है कि वालिदा कहती थी कितने अंडे बेचोगे? मैं 50 अंडे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 अंडे बेच लेता था एक दिन। ज़रूरत थी या शौक? ज़रूरत थी। ज़रूरत थी। ठीक है। क्योंकि मालिक मकान तंग करते थे, किराया नहीं देते टाइम पे, ये वो दरवाज़ा नॉक करते थे, बड़ा फील होता था, हर्ट होती थी। तो दिल करता था छोटी एज में मेहनत करूँगा तो अपने माँ बाप का साथ दूँगा। तो वो फिर साथ दिया। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि बड़ा करम हुआ। मैंने सारे काम, मैं ये नहीं कह लाइफ में ये नहीं कह सकता यार आपने ये काम नहीं किया, मैंने सारे काम किए। सफाई वगैरह? सफाई भी की। मैं दुबई 2009 में मैं एमिरेट्स एयरलाइन दुबई एयरपोर्ट पे एमिरेट्स फ़्लाइट कैटरिंग की कंपनी में काम किया है। अच्छा, दुबई भी गए? दुबई भी गया हूँ मैं। उस वक्त मेरा ख्याल है मैंने मैट्रिक एफ ए किया था मैंने, तो वहाँ गया, जॉब नहीं मिली। खाला ने सोने की चैन बेची, उसने कहा कि तुम मुझे ये चैन वापस दे देना। वो बेच के मैं गया, वहाँ पर नौकरी देखी, अच्छी नौकरी मिल रही थी,
लेकिन कुछ कुदरत का करना ऐसा था कि जब इन आउट होनी थी तब उसकी कॉल आई। जो 1.5 लाख रुपया सैलरी थी उसकी कॉल बाद में आई, जब मैं एयरपोर्ट पे चढ़ रहा था डिश वॉशिंग के वीज़े पे। तो फिर वो मैंने डिश वॉशिंग को ही प्रेफर कर लिया। फिर मैं जब वापस इन आउट हुआ डिश वॉशिंग पे किया, वहाँ पर मैंने वो एक डांगरी पहनते हैं जैसे जिप बंद करके, ठीक है, अंदर मोबाइल भी नहीं ले जा सकते कोई चीज़, तो वो डिश वॉशिंग बर्तन धो के फिर केमिकल में जाना, फिर वो मास्क पहनना। तो वहाँ पर फिर वालदा की डेथ हो चुकी थी, रोना आता था ये अब कहाँ आ गया हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ूँगा। 2 साल वहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा थे, उनकी वो सपोर्ट करते थे, 6 महीने बाद उसकी तरक्की हो जाती थी। डिश वॉशिंग से निकल के वो आगे चले जाते थे, फ़्लाइट्स में चले जाते थे, और मेरी तरक्की नहीं हुई। तो मेरा सिर्फ राब्ता अल्लाह से था कि अल्लाह आपने कामयाबी देनी। हुआ क्या, 2009 में फैशन शो हुआ वहाँ पे, एमिरेट्स फ्लाइट कैटरिंग का, रॉयल एयरपोर्ट पे। 6000 लोग होते हैं एम्प्लॉय वहाँ पे कम से कम, अब तो पता नहीं ज़्यादा हो गए होंगे, उस वक्त 6000 एम्प्लॉय थे। उनमें से 15 लोग सिलेक्ट हुए, उन 15 में फैसल जट का नाम भी था। अच्छा, फैशन शो था, बाकायदा रैम वॉक थी, ड्रेसिंग थी, क्वेश्चन एंड आंसर्स थे। वो सारा पड़ाव पार करने के बाद वो आपने विन करना था। उन 15 में इंडियन भी लड़का था एक सुनील, अच्छा। और फिलिपाइन के लोग थे, और जनाब दूसरे इंडोनेशिया के लोग थे। 15 लोग, एक कराची का लड़का भी था तारिक, वो भी उन 15 लोगों में आया था। ठीक है। तो उन 15 में से पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने फर्स्ट रनर अप विन किया और पाकिस्तान का झंडा चेहरे पर लगाया। रनर अप थे या विन? मैं फर्स्ट रनर अप था। अच्छा, फर्स्ट रनर अप था। मैं झूठ बोलूं, मेरे पास मैगजीन भी है, वो दिखा सकते हैं, चलें, पिक्चर्स भी लगी हम वो वीडियोस लगा लेंगे साथ। तो वो बड़ी वो इज्जत, वो मुकाम कि एक डिश वॉशिंग करते हुए अपने आप को बनाना, तो वो मेरे लिए बड़ा वकालत कहाँ से शुरू हुई? जब मैं दुबई से वापस आ गया, मैंने 2004 में ग्रेजुएशन कर ली थी। 2006 में वालदा की डेथ हो गई। वालदा की डेथ के बाद पूरा ख़ानदान का शराजा बिखर गया, भाई बहन अलग हो गए कोई, क्योंकि एक माँ ही होती है जो घर को बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। वो जब शराजा बिखर गया, मैं सबसे छोटा था, मेरी और तवक्कुआत होती हैं, आपको पता है लाडला होता है। हाँ। तो वालदा के जाने के बाद बड़ी मुश्किलात हुई। फिर मेहनत की तरफ जाना था, कोई साथ नहीं दे रहा था। 2004 में ग्रेजुएशन हुई, 2012 में लॉ में एडमिशन लिया। वो इतना सफ़र क्यों हुआ, पैसे नहीं थे, LLB करने के पैसे नहीं थे, शौक़ था। जब दुबई में था तब भी शौक़ था कि मैं जाके लॉयर बनूंगा। लेकिन जब मैंने वो 2012 आया, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है, मेरी स्टूडेंट थी जिसको मैं पढ़ा रहा था, वो उनके घर जाके होम ट्यूशन, तो उस वक्त मैंने लॉ का एडमिशन लेना था, फ़ीस नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उसने अपनी बालियाँ निकाली, वालदा से कहा कि आप मेरी बालियाँ इनको दे दें, सर फीस दे देंगे। आना जाना हो गया था अच्छा, और ऊपर से मैं गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब मेरी लग गई थी, तो वहीं पर मेरे जो ससुर हैं वो भी वहीं पर जॉब। अच्छा, ये यहाँ से आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होती है। आपको ये चीज़ अच्छी लगी, बालियाँ बेचना अच्छी लगी, ये दिल में जो बात है? मुझे ये अच्छी लगी कि एक तो वो आम लड़कियों से डिफरेंट थी, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं थी जो आम लड़कियों में होती हैं। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मेकअप करना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ख्वाहिशात कम थी और बापर्दा थी। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ें थी और मजहबी रुझान था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया। और वो बालियाँ उन्होंने दे के मुझे सारी ज़िंदगी के लिए ख़रीद लिया। आज वो कर दिया। पार्ट 1 की फ़ीस मैंने दी उसमें पैसे डाल के, लेकिन आज वो मेरी बीवी है। क्या बात है। उसके बाद कैसे मनाया, घर वालों को कैसे मनाया, उनके घर वालों को कैसे मनाया? हाँ, उसमें ये है कि मेरे फैमिली, जब से मेरा निकाह हुआ, शादी हुई, मेरी फैमिली मुझसे नहीं मिलती, ना मेरे बहन भाई मिलते हैं। वाले साहब सलाम दुआ करते हैं, मिलते हैं, मैं ख़ुद भी मिलता हूँ उनसे, दुआएं भी देते हैं, लेकिन मेरे बहन भाई नहीं मिलते। वो सिर्फ एक तो ज़ात बरादरी का इशू है, दूसरा पता नहीं शरीकेबाजी है क्या है कि आगे चला गया है क्या तकलीफ़ है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि बहन भाइयों के साथ मिलना चाहिए, लेकिन बहन भाइयों की ये कोशिश रही है कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको मिला जाए। तो आपकी फैमिली ने बाइकआउट कर दिया आपका? जी, मेरा बाइकआउट। दूसरी फैमिली ने क्या किया? दूसरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? उस वक्त उस फैमिली ने भी बाइकआउट किया था। अच्छा। लेकिन उनके पेरेंट्स ने नहीं किया था, यानी कि मेरे ससुर और सास ने नहीं किया था, लेकिन अब वो फैमिली साथ है। अगर वो ना मानते, वकालत दिखाते वहाँ पर? ऑब्वियसली दिखानी पड़नी थी फिर। अच्छा, वहाँ जाके कोई कर लेते आप बाहर शादी, यानी कि कोर्ट? मेरा बिलीव नहीं था, मेरा इस चीज़ पे बिलीव नहीं था कि मैं भाग के यानी कि लड़की को लेके आऊँ, कल को उसको कोई बात करे। मेरा बिलीव ये था कि इज्जत के साथ होना चाहिए। अगर ना होती फिर जट बंदे हैं, कर लेना कर लेना था, किसी भी हद तक जाना था, लड़की वही चाहिए। जी, वही चाहिए, लड़की वही चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा जट साहब, अभी रिसेंटली आपके ऊपर मुकदमात होना शुरू हो गए हैं, जेल में कैसा लगा, कोई मज़ा आया कोई? हाँ,
ये बड़ा अच्छा ज़िंदगी का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग कहते हैं यार सियासत में हूँ, मैं बड़ी देर से सियासत में, जब मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। अच्छा। 2006 में इमरान खान को सुनना शुरू किया, तब से खान साहब का फॉलोअर हूँ। लेकिन ये सुना था कि सियासतदान तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसको हथकड़ी ना लगे। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ मरीम नवाज साहिबा का, जिन्होंने ये मेरा शौक़ पूरा किया। उन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में उठवाया और रात में मुझे वो FIA वाले लेके गए, 5 घंटे घुमाते रहे गाड़ी में, आंखों पे पट्टी बांध के, कि पता नहीं मुझे इलाका गैर में लेके जा रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असाब भी मजबूत हैं और हम जिसको फॉलो करते हैं उसके भी असाब मजबूत हैं, जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जो बिक नहीं रहा, जो झुक नहीं रहा। तो 5 घंटे घुमाने के बाद वो FIA के ऑफिस में ले गए, रात FIA के हवालात में गुजारी और हथकड़ियाँ लगी, देखी, बड़ा अच्छा लगा, हथकड़ियाँ लगी। अच्छा लग रहा था मुझे, बड़ा मैंने एंजॉय किया। देखिए, वकील हैं, हाँ। हम लोगों की हथकड़ियाँ खुलवाते हैं, तो हमें हथकड़ी लगे तो मज़ा, एंजॉय तो करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कहना चाहिए कि मर्द का जेवर है, औरत का जेवर अगर वो है तो हथकड़ी मर्द का जेवर है, और वकील का तो मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा है। कि जो वकील को हथकड़ी लग जाती है तो उसका एक नाम बन जाता है किसी भी शख्स का। अब वो मुकदमा था झूठा, रात में हवालात में रहा, और वो हवालात का मैं वकूआ आपको बताना चाहूँगा। कि जो हवालात में हुआ, 6-7 लोग मेरे साथ और थे, उनमें कुछ लड़कियों को नज़ेबा तस्वीर की वजह से ब्लैकमेल करने वाले थे, 2 लोग थे जिनके ऊपर 295 सी थी। अच्छा। उन्हीं लड़कों में से मुझे किसी ने कहा कि यार आप हमें कोई अल्लाह के नबी की, कोई दीन की बात बताएं। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हवालात में जितनी देर रहा हूँ वहाँ पे अल्लाह का जिक्र हुआ, और मैंने उनको, नेक हो जाते हैं वैसे बड़े बड़े लोग औलाद में। नहीं, मैंने जाके, मैं ऐसे झूठ बोलूँ ये नहीं कि मैंने जाके वहाँ पे नमाजें नीतना शुरू कर दी, मैं ये भी नहीं कह रहा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप वकील साहब पढ़े लिखे हैं, हमें कोई अल्लाह के नबियों के वाक़यात सुनाएं। तो मैंने उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया, मैंने उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया, फिर मैंने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातम नबीयीन के वाक़यात 2-3 सुनाए। उनमें से 2 लड़कों को तकलीफ़ होना शुरू हुई जब मैंने ये वाक़यात सुनाए। 285 सी वाले, 295 सी वाले, 95 सी वाले, 295 सी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। इसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। ठीक है। तो वो उन दोनों लड़कों को तकलीफ़ हुई और मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि वो फिर मेरे करीब आना शुरू हो गए। वो एक बच्चा नमाज़ पढ़ी जा रहा था, तौबा करी जा रहा था। तो ये आपके चैनल से भी एक मैं मैसेज देना चाहूँगा जो ये सुन रहे हैं, कि पाकिस्तान में ये कानून है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, गुस्ताखी अल्फाज में या लिखने में, बोलने में या सुनने में, करने में, कोई भी करेगा सज़ाए मौत है, दूसरी कोई सज़ा नहीं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी कितनी सज़ा होगी, हम निकल नहीं सकते, हम कैसे हो सकते हैं। तो मैं तो यही उनको कह रहा था कि आप तौबा सिर्फ अल्लाह से करें, अल्लाह ही सुन सकता है। हम इस पर तो, हमारे पर तो कोई राइट नहीं है कि हम इस पर बात करें। ठीक है। तो ये एक सनसनी थी कि मैं जब हवालात में गया, 295 सी के लड़के थे और थे मुसलमान ही, गैर मुस्लिम भी नहीं थे। सीखने वाला तजुर्बा था आपका? जो सीखने वाला तजुर्बा था कि वो लोग, बच्चे, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप हमें बताएं। तो मैंने उनको जो हो सकता मैंने उनको बताया। अच्छा जज साहब, ये बताइएगा कि अब टारगेट क्या है? बड़ी मेहनत कर ली, वकील बन गए, जेलें देख ली, सब कुछ, ज़िंदगी में क्या करना है, क्या टारगेट है? ज़िंदगी में टारगेट ये है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरी दुनिया से जाने के बाद भी लोग ये कहें कि यार चंगा आदमी सी। ये टारगेट है, और ये टारगेट तब अचीव होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, अपने आगे पीछे आसाइशें सब कुर्बान करनी पड़ती हैं। और ये सबक हमारे नबियों का भी है, यही सबक अल्लाह के वलियों का भी है कि अगर तो आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, सबसे पहली चीज़ है झूठ ना बोला जाए, आजिज़ी की जाए। आजिज़ी है मेरे अंदर। आज मैं पेंट कोट बैठ के आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ असी तो जद्दी पुश्ती अमीर हाँ, सच बोलें, कहाँ से आए हैं, उठ के बताएं। और ये सच बोलने की एक वजह है हमजा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच बोलने की वजह से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। आपकी सोच है, आज भी मेरे ऑफिस में 4-5 लोग आए हुए थे, कोई माजूर है पाँव से, कोई टांगों से, वो मुझसे मिलने आते, कहते हैं सिर्फ जट साहब आपसे मिलना है। और एक और चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक दोस्त है मेरा, जो साल पहले बात हुई थी फ़ोन पे, उसने मुझे कहा, अब ये बता रहा हूँ कि मैं उस लेवल पे कैसे आना चाह रहा हूँ। उस बंदे ने मुझे कहा कि मैंने निकाह करना है। साल पहले उसने मुझे कहा था कि मैंने कोर्ट मैरिज करनी है। अब साल हो गया है, यानी कि अब उसकी कल मुझे मैसेज आया और कॉल्स आई। उसने कहा जी मेरी फैमिली भी मानी हुई है, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, यूरोप में रहता है। मेरी फैमिली भी मानी हुई है, लड़की की फैमिली भी मानी हुई है, हम अच्छा निकाह शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये शर्त रखी है कि मेरा निकाह फैसल जट करवाएगा और उसी से करवाना है। क्या बात है। और वो इस शहर के भी नहीं है, लाहौर शहर के भी नहीं है। ये 2-3 दिन बाद उनका निकाह है। उन्होंने कहा 60-70 लोग होंगे, बुकिंग भी
बड़े होटल में होगी, निकाह भी सारी फैमिलीज होंगी, लेकिन उसको होस्ट फैसल जट कर रहा होगा वो मेरा भाई। क्या ये कितनी बड़ी ऑनर की बात है। बिल्कुल। और मेरे लिए वो पता नहीं क्या क्या मुझे कह रहे थे कि आपके लिए लेके आए हैं। ये कमाई है कि लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कमाई है। बिल्कुल यही कमाई है। बहुत शुक्रिया जट साहब, आप तशरीफ़ लाए। जट साहब की बातें आपने सुनी, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? इनकी स्ट्रगल है आपने पहले भी सुनी होगी, कुछ नई बातों का एडिशन हुआ होगा। कैसे लगी आपको स्ट्रगल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।